नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ पुराने फॉर्म में लौट चुके हैं, ये तो हम और आप जानते ही हैं। रविवार को अयोध्या में थे और एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने जिस तरह से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर करारे प्रहार किए हैं, उससे अब कोई रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं बचती है ये कहने में कि योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से समाजवादी पार्टी को भी, उनकी सहयोगी कांग्रेस को भी, अगर ये दोनों मिलकर के भी 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मैदान में उतरते हैं, तो उनके लिए पूरी तैयारी कर ली है घेरने की। योगी आदित्यनाथ बहुत कहना चाहिए कि आक्रामक मुद्रा में थे अयोध्या में। और आप जानते हैं कि अयोध्या में पिछले दिनों क्या हुआ है। मोईद खान ने एक दलित परिवार की बच्ची के साथ जो रेप किया है, उसमें उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उसको लेकर के अखिलेश यादव हों या पूरा जितना इंडी अलायंस के घटक दलों के नेता हैं या जितना भी आपका इकोसिस्टम है, लुटियन मीडिया है, वो किस तरीके से चुप्पी साधे हुए था। ठीक इसी अंदाज में, जिस अंदाज में ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में, और वो भी राजधानी कोलकाता के जीआर कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ जो बलात्कार हुआ है और उसकी हत्या की गई है, उसके बाद से जिस तरीके से पूरा इंडी अलायंस चुप्पी साधे हुए है, ठीक उसी तरीके से अयोध्या कांड पर भी। और उसके बाद कन्नौज में जो एक नवाब सिंह यादव, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने एक नव युवती को रोजगार दिलाने के नाम पर जो देर रात्रि बुला करके उनसे रेप करने की कोशिश की, उस मामले में भी ये पूरा इकोसिस्टम और दिल्ली का मीडिया एकदम चुप्पी साधे रहा। ये दोनों घटना ये भी बताती है कि अभी भी जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर इंडी अलायंस के घटक दलों का और इन सब के ऊपर चूंकि कांग्रेस पार्टी है, तो उसका कितना प्रभाव है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या ही पहुंच करके इनके ऊपर बहुत कड़े और बड़े प्रहार किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनसे एक तो अयोध्या का विकास पच नहीं रहा है। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अयोध्या की जो सूरत बदल गई है। जिस तरीके से यहाँ भव्य और दिव्य भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हवाई अड्डा बना है, सड़कें बन गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो सब ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए तरह-तरह के बयान दे करके अयोध्या को बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। कभी कहते हैं कि लाइट चोरी हो गई है, कभी कहते हैं कि 1300 एकड़ या 13,000 एकड़ जमीन केवल 3 लोगों को आवंटित कर दी गई है। कभी कहते हैं कि हवाई अड्डा बन गया, ले जमीन एक्वायर कर ली गई, लेकिन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने एक-एक चीज का नाम लेकर के इन पर प्रहार किए और इनको जवाब दिए। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो बलात्कारी के साथ खड़े हुए थे, यानी उनका बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि डीएनए जांच कराई जाए, कि साहब अगर दोषी हों तो सजा दी जाए और दोषी ना हो तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता
इनके भदरसा के जो नगर अध्यक्ष हैं, मोईद खान, जिन्होंने बच्ची का बलात्कार किया, जिन पर आरोप है, तो फिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे। तो कई लोगों ने पूछ लिया इनसे, खुद मायावती ने भी पूछ लिया। कई लोगों ने कहा कि जब आप मुख्यमंत्री थे और जब राज्य में बलात्कार की घटनाएँ होती थी, कितने लोगों के आपने डीएनए टेस्ट कराए थे? आज आपकी पार्टी के नेता के ऊपर आरोप है, तो आप डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद फिर ये कन्नौज वाली घटना हो गई, जो इनके ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, नवाब सिंह यादव। और बाद में तो उनकी करोड़ों की संपत्ति, उनके स्कूल, उनके मॉल्स, उनके होटल, पता नहीं क्या-क्या निकल पड़ा। यानी कई सौ करोड़ के मालिक हैं। उन्होंने अब उस बच्ची की बुआ के ज़रिए उसको बुला कर के रात्रि में उसके साथ रेप करने की कोशिश की। उस मामले में वो भी गिरफ्तार हुआ। मोईद खान पहले गिरफ्तार हो चुका था। तो योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया है और योगी आदित्यनाथ के जो तेवर हैं, ये बताते हैं कि वो पूरी तैयारी के साथ अब मैदान में आ गए हैं और अपने विरोधियों को, खास तौर से समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को ललकार रहे हैं। क्योंकि जब से लोकसभा के नतीजे आए हैं और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत ली हैं और 6 सीटें राहुल गांधी ने जीत ली हैं, यानी कांग्रेस ने जीत ली हैं, तब से ये लोग बहुत अधिक हमलावर की मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट के भीतर भी। इन्होंने फैजाबाद से चुनकर आए अवधेश पासी को लोकसभा में अपने साथ अग्रिम पंक्ति में बैठाया। इसके अलावा भी कई जगहों पर उनको साथ-साथ लेकर के घूमे, केवल भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने के लिए और देश-विदेश में ये मैसेज भेजने के लिए कि साहब देखिए, जिस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है, वो अयोध्या भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। और इन्होंने तो बड़ी बेशर्मी के साथ अवधेश पासी को अयोध्या का नया राजा करार दे दिया। यानी भगवान राम का ये किस तरीके से अपमान करते हैं और किस तरीके से वहां से चुने हुए लोकसभा के सदस्य को वहां का राजा बता रहे हैं, इससे भी इनकी मानसिकता का एक्चुअल में पता चल जाता है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि उस लोकसभा सीट का नाम ही फैजाबाद है, अयोध्या नहीं है। और जो 5 विधानसभा सीटें इस लोकसभा सीट के तहत आती हैं, उनमें अयोध्या शहर एक अलग सीट है, विधानसभा सीट। और इस विधानसभा क्षेत्र में, यानी जहाँ भगवान राम का मंदिर है, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ से तो भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली थी। बाकी के जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ से अवधेश पासी जीत गए और इसीलिए वो लोकसभा के लिए चुने गए। तो अयोध्या को लेकर के जिस तरह का परसेप्शन ये लोग कायम करना चाहते हैं और जिस तरह का दुष्प्रचार हो रहा है, उसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ काफ़ी नाराज़ थे और रविवार को जब वहाँ वो गए, तो इनको खरी-खरी सुना दी। एक और घटना हुई है, मिर्ज़ापुर जिले की मझवा सीट के लिए उपचुनाव होना है और रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य वहाँ पहुँचे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में नहीं है और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई दूसरा नहीं है। और केशव मौर्य के मुँह से निकले हुए ये शब्द बहुत दूर तक इनका मैसेज गया। ये जो
लुटियन मीडिया है, ये जो इकोसिस्टम है, इसने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बारे में तमाम तरह की अफ़वाहें उड़ाई और केशव मौर्य ने जेपी नड्डा की मौजूदगी में जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें जो उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया था कि साहब संगठन जो है वो सरकार से ऊपर होता है और मैं कार्यकर्ताओं के दर्द को महसूस कर रहा हूँ, उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएँ और अफ़वाहें उड़ानी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कहा गया था मीडिया के एक बड़े पार्ट में और इसकी मुहिम चलाई गई बाकायदा कि जैसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है वो सरकार के भीतर से ही बगावत हो गई है और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की बैठकों में ही नहीं जा रहे हैं, यानी बायकॉट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। और बाद में जब ये बयान हो गया तो उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी लगा कि केशव मौर्य को इस तरह की बयानबाज़ी नहीं करनी चाहिए, जिसको लेकर के मीडिया का एक पार्ट जो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ ना कुछ तलाश करता रहता है और फिर उसको बजाता रहता है और एक गलत परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है, उसको केशव मौर्य ने अपनी बयानबाज़ी से एक मौका दे दिया था। तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों को दिल्ली तलब किया गया और जेपी नड्डा ने उन दोनों को ही ये समझाया कि आप लोगों को अगर कोई दिमाग में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है योगी आदित्यनाथ को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को लेकर के उनके बारे में जो परसेप्शन है, आकलन है और जो चुनाव के नतीजे आए हैं लोकसभा के, जिसको लेकर के मीडिया तमाम तरह की बातें कर रहा था कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी की 2019 के मुकाबले 29 सीटें घट गई हैं, इसलिए साहब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नाराज़ है योगी आदित्यनाथ से। मैं उस समय भी अपने कार्यक्रमों में कह रहा था कि फिर तो ये क्राइटेरिया बहुत सारे राज्यों पर लागू होगा। हरियाणा में 5 सीटें घट गई, राजस्थान में भी 8-10 सीटें घट गई, महाराष्ट्र में तो और भी ज़्यादा घट गई और पश्चिम बंगाल में जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं आई। तो कहाँ-कहाँ और किस-किस के सिर पर ठीकरा फोड़ेंगे? और योगी आदित्यनाथ इस सब से कहीं न कहीं आहत थे कि उनके बारे में इस तरह की चीज़ें चलाई जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली गए थे, लेकिन उनकी कोई वन टू वन मुलाकात ना तो प्रधानमंत्री से हुई, ना अमित शाह से हुई, ना जेपी नड्डा से हुई। वो नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारतीय जनता पार्टी के रूल्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स की अलग से बैठक बुलाई थी, वो उसमें भी शामिल हुए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक अंदाज़ होता है, अपने तौर-तरीके होते हैं लोगों को मैसेज देने के। तो जितनी चर्चाएँ चलाई जा रही थी, जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी, उसकी उन्होंने अपने ही तरीके से हवा निकाल दी थी। योगी आदित्यनाथ को अपनी बगल वाली सीट पर बैठाया था और उनके ठीक सामने अमित शाह बैठे हुए थे। तो ये संकेत देने का एक तरीका होता है कि योगी आदित्यनाथ का स्थान क्या है, कद क्या है और महत्व क्या है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। और ये केशव मौर्य वगैरह, ये तो अपनी सीट हार गए थे सिराथ वाली, जहाँ से ये चुनाव लड़े थे। और योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, उनकी लोकप्रियता पूरे देश में है। और जो भी चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी वो लगातार चुनाव प्रचार के लिए गए, उनकी लगातार डिमांड रही। के अलावा जब-जब अलग-अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो भी योगी आदित्यनाथ की वहाँ पर डिमांड की जाती है और वो जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए। तो योगी आदित्यनाथ का जो कद है, बाकी के नेता जो हैं वो उसके आस-पास भी नहीं ठहरते हैं।
केशव मौर्य का मिर्जापुर में उपचुनाव के सिलसिले में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना और योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करना कि ऐसा चीफ मिनिस्टर पूरे देश में कोई दूसरा नहीं है। ये शो करता है कि अब सब कुछ सेटल्ड हो चुका है। ऊपर से मैसेज दिए जा चुके हैं। केशव मौर्य हों, पाठक हों, ब्रजेश पाठक, जितने भी कहीं अंदर खाते योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर कोई मुहिम चला भी रहे थे, वो भी अब समझ चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ ही 2027 तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे और उन्हीं की अगुवाई में आगे चुनाव लड़ा जाना है, 2027 का भी और 2029 का भी। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।